जैसा कि दोस्तों हम हर्डमानिया से जुड़े हुए इसके फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हर्डमानिया के फिजियोलॉजी से जुड़े हुए और भी टॉपिक है, जैसे कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हर्डमानिया के रिस्पायरेशन के बारे में, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इसके नर्वस सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि हर्डमानिया के फिजियोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें हर्डमानिया के रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो हर्डमानिया में रिस्पायरेटरी ऑर्गन का जो होता है वो अभाव होता है, यानी कि हर्डमानिया में रिस्पायरेशन के लिए कोई भी स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। अब बात आती है कि जब इनमें कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन है नहीं तो किस तरह से इनमें रिस्पायरेशन होता है। तो अगर आप देखें तो जो ब्रांकियल सैक है, पूरा जो ब्रांकियल सैक का पूरा सरफेस है, जो एट्रियम है और जो फोल्ड ऑफ इंटरनल सरफेस है, ये मदद करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक हो गया ब्रैंकियल सैक, दूसरा हो गया एट्रियम जिसके अंदर वस्कुलर ट्यूबरकुलेट पाई जाती है और इसी पार्ट में इंटरनल सरफेस के जो फोल्ड पाए जाते हैं वहीं पर गैस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो फेरिंग्स का रीजन है वो हाईली वस्कुलर होता है, सो दिस आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसलिए ये भी गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो जो वेस्कुलर एम्पुला है ये भी एक सहायक रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। अब ये वेस्कुलर एम्पुला पाए कहाँ जाते हैं, तो वेस्कुलर एम्पुला पाए जाते हैं टेस्ट में, ठीक है, जो कि एक एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो ये तो बात हुई हर्डमानिया के रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हर्डमानिया का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मैंने वीडियो कल ही अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसको ज़रूर तैयार रखिएगा क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्डमानिया के ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में, या फिर कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो अगर हम हर्डमानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो इसके अंतर्गत 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहला है हार्ट और पेरिकार्डियम, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है ब्लड। यहाँ पर नीचे की ओर राइट साइड अगर आप देखें तो हर्डमानिया का आपको हार्ट दिखाई देगा, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो इसमें भी हार्ट के ऊपर एक कवर है जिसे बोलेंगे पेरिकार्डियम। हार्ट से जुड़ा हुआ है वेंट्रल एरोटा, और इसी वेंट्रल एरोटा से कई सारे वेसल्स जुड़े होते हैं जो कि आगे की ओर निकल जाते हैं। तो आइए डिटेल से हम इनके हार्ट और पेरिकार्डियम के बारे में जानते हैं और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। तो अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट इज़ ए ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। तो हार्ट जो है एक ट्यूब के समान होता है, इलोंगेटेड का मतलब लंबा होता है। पेरिकार्डियम इज़ ए थिक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल प्रेजेंट ऑन द हार्ट। तो जो पेरिकार्डियम होता है, जैसा कि मैंने बताया था, ये हार्ट के ऊपर पाया जाता है और ये नॉन कंट्रैक्टाइल होता है, यानी कि ये सिकुड़ने और फैलने वाला नहीं होता। वही अगर हम बात करें हार्ट के लंबाई और चौड़ाई की, तो इसका जो हार्ट होता है वो लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा और 3 mm चौड़ा होता है। तो ये हो गई हार्ट की लंबाई और ये हो गई हार्ट की चौड़ाई। Inside the pericardium is a thin-walled tubular contractile heart is situated with striated muscles। तो पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है कि हार्ट पाया जाता है जो कि पतला होता है, ट्यूबुलर होता है, कंट्रैक्टाइल होता है यानी कि संकुचनशील होता है, और इसके ऊपर स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती हैं। द हार्ट इज अटैच्ड along with whole length of the pericardium by thin connective tissue flap। तो जो पूरा हार्ट होता है, ठीक है, वो पेरिकार्डियम के एकदम साथ होता है, यानी कि पेरिकार्डियम जहाँ तक है वहाँ तक ये हार्ट है, और ये थिन कनेक्टिव फ्लैप के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है। द हार्ट इज़ ओपन एट बोथ द एंड, और ये जो हार्ट होता है ये दोनों सिरों पर खुला हुआ होता है। आइए देखते हैं कि हर्डमानिया में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो हर्डमानिया में देखा जाए तो जो ब्लड का डायरेक्शन होता है वो दोनों तरफ होता है। कहने का मतलब ये है कि हर्डमानिया में जो ब्लड का फ्लो होता है वो दोनों डायरेक्शन में, यानी कि बोथ वे होता है।
अब दोनों तरफ ब्लड का फ्लो क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि इसके जो वेसल्स हैं उसमें वॉल्स अब्सेंट होते हैं। द ब्लड फ्लो इज़ कंट्रोल्ड बाई पेरिस्टाल्टिक वेव्स। तो जो ब्लड का फ्लो होता है, जो ब्लड बहता है, उसको कंट्रोल पेरिस्टाल्टिक वेव द्वारा किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो ब्लड हार्ट से आता है वेंट्रल एरोटा में, वेंट्रल एरोटा से जाता है टेस्ट में, फिर टेस्ट से वापस वेंट्रल एरोटा में, फिर वेंट्रल एरोटा से हार्ट में, फिर हार्ट से जाता है कार्डियो विसरल वेसल्स में, कार्डियो विसरल वेसल से जाता है विसरल ऑर्गन एंड टेस्ट में, विसरल ऑर्गन और टेस्ट के बाद जाता है ब्रांकियो विसरल वेसल्स में, फिर उसके बाद डॉर्सल एरोटा में, फिर डॉर्सल एरोटा के बाद जाता है ब्रांकियल वेसल्स में, ब्रांकियल वेसल से फिर वापस आता है वेंट्रल एरोटा में, फिर वेंट्रल एरोटा से वापस आ जाता है हार्ट में। तो इस तरह से ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो वेंट्रल एरोटा में और कार्डियो विसरल वेसल्स में दोनों में हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके जो ब्लड का फ्लो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस तरह का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एनिमल किंगडम में कहीं देखने को नहीं मिलता। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्डमानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो हर्डमानिया में एक्सक्रीशन के लिए एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरल ग्लैंड, और इसी न्यूरल ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं न्यूरल ग्लैंड। इसके अलावा इसमें नेफ्रोसाइट सेल भी पाई जाती है जो कि मदद करती है एक्सक्रीशन में। अब बात आती है कि हर्डमानिया में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें बनता है जैंथीन और यूरेट पार्टिकल। जैसे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों में यूरिन बनता है, उस तरह हर्डमानिया में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो है जैंथीन और यूरेट पार्टिकल। इसके अलावा देखा जाए तो जो न्यूरल ग्लैंड है ये हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि कंट्रोल करती है ओविपोजिशन को, और मेटामॉर्फोसिस और डेवलपमेंट को भी ये कंट्रोल करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो न्यूरल ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हर्डमानिया के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि न्यूरल ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलॉगस माना जाता है, यानी कि जिस तरह से हम लोगों में पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है उसी तरह जो ये न्यूरल ग्लैंड है हर्डमानिया में काम करता है, इसलिए इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलॉगस मानते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्डमानिया के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो हर्डमानिया का नर्वस सिस्टम है वो सिंपल और लेस डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं एडल्ट हर्डमानिया के बारे में बात कर रहे हैं। जो लार्वा होते हैं, लार्वा में थोड़ा वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेट होते हैं इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि जो लार्वा होता है वो एडल्ट की तुलना में देखा जाए तो ज़्यादा एडवांस होता है, और जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है तो लार्वा जो होता है वो एडवांस से प्रिमिटिव कैरेक्टर की ओर चला जाता है। इसके अलावा इनमें देखा जाए तो 1 नर्व गैंग्लिया पाई जाती है, जैसा कि इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नर्व गैंग्लिया है। तो इस नर्व गैंग्लिया के अंदर बाइपोलर और मल्टीपोलर नर्व सेल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरल कॉम्प्लेक्स होता क्या है? तो जो न्यूरल ग्लैंड है जो कि स्केटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो न्यूरल ग्लैंड, फिर नर्व गैंग्लिया जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, इसके बाद है डॉर्सल ट्यूबरकल जो कि सेंस करने में मदद करता है। तो ये 3 प्रकार के जो पार्ट है जब ये आपस में मिलते हैं तो बनता है न्यूरल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप इमेज में देखेंगे तो आपको ये जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स है कैसे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर है न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन और डॉर्सल ट्यूबरकल, ये तीनों ही मिलकर बनाते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स। अब यदि हम बात करें हर्डमानिया के सेंस ऑर्गन्स की तो इनमें फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं। वहीं दूसरा है कीमो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर के रूप में होता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के बारे में मैंने आपको डाइजेशन वाले पार्ट में बताया था। फिर उसके बाद है डॉर्सल ट्यूबरकल, अभी आपने डॉर्सल ट्यूबरकल के बारे में देखा। तो ये करते क्या है कि वाटर करंट के साथ आए हुए जो केमिकल है उनको सेंस करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल की तो ये स्मेल और टेस्ट, ये दोनों को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।